माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, प्रश्न श्री रोहिताशु कुमार, श्री राजेंद्र राठौड़। प्रश्न संख्या 139। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अपना सवाल का जवाब दे इससे पहले मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप पहले अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के पूछने के पीछे जो मूल भावना थी, जब प्रश्न इन्होंने पूछ दिया फिर वापस क्या निवेदन करेंगे? वो मूल भावना के अनुरूप उत्तर ही नहीं आया। आपकी मूल भावना का जवाब मैं दूंगा, आप पहले प्रश्न तो पूछ लीजिए। मैं आसन से निवेदन कर सकता हूँ, आपको फुर्ती क्या है? खुद ही कंफ्यूज है कि आसन से क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो? अध्यक्ष महोदय, आप खुद मुलायजा फरमा लें। प्रश्न में जो मूल भावना मैंने पूछी थी कि प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी पंजीकृत संस्थाएं हैं, और ये उत्तर दे रहे हैं निःशक्त अधिनियम के धारा इतने के तहत इतनी है। मैंने पूछा ही नहीं। मतलब कम से कम मंत्री महोदय को आपने सवाल किससे पूछा है? से पहले देखना चाहिए। आपने सवाल समाज कल्याण विभाग से पूछा है। समाज कल्याण विभाग के पास जो रजिस्टर्ड है उसके ही जवाब देंगे। अगर आपको पूछना था तो कोऑपरेटिव अपने डिपार्टमेंट से पूछते, वो आपको लिस्ट दे देते। उनके पास सारी रजिस्टर्ड है। पूछने वाले का नॉलेज नहीं तो हमसे क्या पूछ रहे हो? आप अपने ज्ञान को मत बखारो। अध्यक्ष महोदय, पढ़ के खुद नहीं आते, ज्ञान बिखेर रहे हैं यहाँ। इनकी बात करने की तमीज देखो। सदन के अंदर जवाब दे रहे हैं, ज्ञान की बात करते हो। समाज कल्याण, आप अपना ज्ञान ज्यादा सोच रहे हो। ज्ञान के कारण से ही तो आप उधर बैठे हो। ज्ञान कम था, नहीं तो जीत के आते। अब आपकी हालत होगी जो देखना। आप किस बहम में हो? पूछते रहिए, किस बहम में हो आप? सभी एनजीओज के बारे में अगर आपका प्रश्न था तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 1958 के अंतर्गत वो एनजीओ सब रजिस्ट्रेशन होते हैं। वो आपने समाज कल्याण को पूछ लिया तो समाज कल्याण मंत्री तो वही जो है उत्तर देंगे जो उनसे डिपार्टमेंट से संबंध रखता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल प्रश्न जो किया मैंने जहाँ तक मुझे समझ है, मैंने मूल प्रश्न मुख्यमंत्री जी से इसलिए पूछा था। मुझे मालूम था कि इस विभाग के अंदर 2 विभाग हो सकते हैं। अब मेरी भावना दूसरी थी। समाज कल्याण मंत्री जी को पूछा है, कोऑपरेटिव मंत्री को पूछना चाहिए था आपको। क्या देखो, कल्याण मंत्री जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर से डिपार्टमेंट से सूचना मंगा के भी जवाब दे सकते हैं। क्यों मैं सदन में जो पूछा उसका जवाब आना चाहिए। आप पूछो उनसे और वो जवाब दे देंगे आपको 10 गुना। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं चल सकता। पोस्टपोन करके मेरी अध्यक्ष महोदय, जो मूल भावना थी उस भावना के साथ पोस्टपोन फरमा दिया। जन अधिनियम 1995 की पूछना चाहिए था कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को। अध्यक्ष महोदय, ये सचिवालय की मूल भावना है। नहीं, सचिवालय को चाहिए था। आपकी मूल भावना में आपने मुख्यमंत्री जी को नहीं पूछा है, समाज कल्याण मंत्री से पूछा है। ये ओरिजिनल पढ़ाई। अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण मंत्री जी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नीचे वाला भाग समाज कल्याण से, नीचे वाला भाग समाज कल्याण से, इसका मतलब समाज कल्याण से नहीं होता है, ऐसा होता है सर। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा सचिवालय अगर गलत मंत्री को अध्यक्ष महोदय, सवाल देखिए इनका। राजेंद्र राठौड़ 140 समाज कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे ये किसने पूछा? आपने पूछा या मैंने पूछा? विधानसभा सचिवालय का ये कर्तव्य है कि अगर गलत मंत्री का नाम लिख भी दिया है तो प्रश्न की मूल भावना देखते हुए उसको करेक्ट कर देते हैं। सही ये परंपरा रही है। ये शुरू से नहीं, मूल भावना समाज कल्याण की। भाग 2 और 3 में समाज कल्याण नहीं, भाग 2 और 3 में समाज कल्याण नहीं। मूल भाग देख लो, 2 और 3 में समाज कल्याण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मूल भावना समाज कल्याण की। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न मूलतः मैंने इसलिए पूछा था। बाद में सही करके दूसरों से पूछो। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न मूलतः मैंने इसलिए पूछा था। भारत सरकार ने 131 एनजीओ की लिस्ट
मैं निवेदन करना 131 एनजीओ की लिस्ट राजस्थान की सरकार को भेजी और उनकी भेजी जिनको अध्यक्ष महोदय 1-2 नहीं 91 करोड़ रुपए का अनुदान पिछले वर्ष दिया, 91 करोड़ का, और उनमें ब्लैक लिस्टेड भी उनको किया। एनजीओ का आपको पूछा ही नहीं है, आपने समाज कल्याण को पूछा है। मतलब के वेग टर्म में बात कर रहे हैं। जब प्रश्न समाज कल्याण विभाग से पूछा है, आपने सही निर्देश दिया और समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिया और मैं उसका जवाब दे रहा हूं। जो मेरे से कंसर्न है मैं उसका जवाब दे दूंगा और बाकी का पूछना है माननीय सदस्य दूसरे तरीके से रेज कर ले प्रश्न। आप इसको पोस्टपोन फरमा दें, मेरा इतना ही निवेदन है। पोस्टपोन क्यों करेंगे? मैं जब जवाब देने को तैयार हूँ। आप पूछिए उनको, पब्लिक डिपार्टमेंट को पूछिए। आप इसको दोबारा लगा देना साहब, पोस्टपोन फरमा दे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। आप दोबारा पूछ लेना किसी से। प्रश्न जो समाज कल्याण से जितना संबंध रखता है उतना तो उनको उत्तर नहीं है। एक, प्रदेश में निःशक्त जन अधिनियम 1995 की धारा 51 के अंतर्गत 96 स्वयंसेवी संस्थाएं पंजीकृत है तथा 14 जिले में 27 स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 32 निराश्रित बाल गृहों में 73 यूनिटों का संचालन किया जा रहा है। निःशक्त कल्याण तथा निराश्रित बाल गृह में वर्ष 2001 में और 2002-2003 में तक केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान निम्नानुसार दिया है। पहला, निःशक्त जन कल्याण वर्ष 2000 और 2001 जो केंद्र सरकार द्वारा 16 और 451.57 लाख का खर्चा और राज्य सरकार के द्वारा जो 22 संस्थाओं को और अनुदान राशि है 44.56। 2001-2002 में 23 संस्थाएं केंद्र सरकार के द्वारा सपोर्टेड और 527.62 लाख का खर्चा और राज्य सरकार द्वारा 44.19 लाख खर्च। 2002-2003 में 23 संस्थाएं केंद्र सरकार द्वारा और 75.35 लाख का खर्चा और संस्थाएं जो राज्य सरकार के द्वारा अनुदानित है वो 19 हैं और 24.60 अब तक खर्च हुआ है। निराश्रित बाल गृह के अंदर 2001 में भारत सरकार द्वारा 0 है और राज्य सरकार द्वारा 27 एनजीओ को दिया है 47.25 लाख और 2001-2002 में भारत सरकार ने 0 और राज्य सरकार द्वारा 27 एनजीओज को 80.58 लाख का और 2002-2003 में 27 एनजीओज को 80 लाख का प्रावधान दिया है। 2, राज्य सरकार ने किसी संस्था को ब्लैक लिस्टेड घोषित नहीं किया है। 3, निराश्रित बाल गृह तथा निःशक्त कल्याण में कार्यरत एनजीओ के विरुद्ध वर्ष 2001-2002 में और 2002 और 2003 में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि आपने जिन संस्थाओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुदानित राशि देना अभी बताया है और उसका उल्लेख भी किया है कि कुल किस किस वर्ष में कितनी कितनी अनुदानित राशि दी गई, ये राशि अनुदान के रूप में दी गई, इसमें वास्तविक व्यय कितना हुआ, एक तो आप मुझे ये बता दें। उसके साथ मुझे ये बता दें कि ये जो संस्थाएं हैं, ये स्वयंसेवी संस्थाएं चूंकि राजस्थान में चल रही है और आपका विभाग इनका पंजीकरण करता है, तो आपके विभाग ने पिछले 3 सालों में किस किस संस्था का कब कब निरीक्षण किया, इन संस्थाओं की मॉनिटरिंग किस किस स्तर पर और कब कब हुई, और मुझे यह भी बता दें कि इन पंजीकरण संस्थाओं का प्रति वर्ष अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट निश्चित समय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, क्या इनका कभी ऑडिट हुआ। और मुझे यह भी बता दें कि केंद्र सरकार ने जिन संस्थाओं को अनुदानित राशि दी है
उन संस्थाओं को केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए आपके विभाग ने इनकी प्रशंसा की? अगर आपके विभाग ने इनकी प्रशंसा की तो आपके विभाग ने जिन जिन कार्यक्रम, जिन जिन प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने अनुदान लिया, उन प्रोजेक्ट और उन अनुदान के बारे में क्या किया? अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल सवाल जो आप तो आसन की आज्ञा शिरोधार्य है, अभी भारत सरकार ने 136 संस्थाओं की सूची राज्य सरकार को भेजी है, जिनको पिछले वर्ष अध्यक्ष महोदय 91 करोड़ 87 लाख का अनुदान मिला। और योजना आयोग के डेटाबेस ने, उन्होंने डेटाबेस करके ये कहा कि इनकी जांच की आवश्यकता है, एक एक संस्था गांव में चल रही है और करोड़ों रुपए का अनुदान दे रही है। खैर, आपने कहा वो ठीक है, पर मंत्री महोदय इन मेरे सवालों को उत्तर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, एक एक पॉइंटेड सवाल का 1 मिनट मैं इनका जवाब दे देता हूँ। दो ना, तो आप नाराज क्यों होते हैं कि अभी तक हमारे यहाँ पर जो भी अपने NGO रजिस्टर्ड होते हैं, वो कोऑपरेटिव एक्ट के तहत कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में पहले होते हैं और फिर बाद में जो भी पुनः रजिस्टर्ड होते हैं विकलांग के लिए और अपनी दूसरी के लिए, तो उसकी मेरे पास लिस्ट थी जो मैंने अपने आप को बता दी। जो चीज़ें अनुदान दिया जाता, चाहे भारत सरकार दो चाहे राजस्थान सरकार दो, उसका पूरा मूल्यांकन, पूरा वेरिफिकेशन कलेक्टर लेवल पे होता है। कलेक्टर द्वारा रिकमेंड किया जाता है और वहाँ पर सोशल वेलफेयर ऑफिसर उसको रिकमेंड करता है, उसके बाद में उसको होता है। और पहले सुनिए, आप थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा मुझे तो सुनो तो सही। और जो अनुदान के लिए जो रिकमेंड किया जाता है, उसका अनुदान CA द्वारा सर्टिफाइड होता है कि इतना खर्चा पहले कर दिया गया है और नेक्स्ट आपकी जो है दूसरी किस्त आप इसमें दीजिए। तो अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रोसीजर पूछा ही नहीं। पूछा है ना आपने, खर्चा कैसे किया? आपको यहाँ ज्ञान बगाड़ने की आवश्यकता नहीं। मुझे जो पूछा वो जवाब दीजिए ना। जब बात कह रहे हो, जब आपने कहा खर्चा वेरीफाई किया कि नहीं किया, NGO ने मैंने तो खर्चा किया कि नहीं किया, उसका वेरिफिकेशन कितना खर्चा किया ये पूछा, बता दीजिए खर्चा कितना हुआ है। वास्तविक व्यय बता दीजिए। मैंने तो पॉइंटेड सवाल किया आपसे। मैंने आपको सारा नहीं ना, मेरे को आप ये प्रोसीजर क्यों बता रहे हो जो आपके पास आप अपने ज्ञान की गंगा अपने पास ही रखो। मेरे पॉइंटेड सवालों का जवाब दे दो। मूल प्रश्न किया, उसमें पूरा का पूरा जवाब बिल्कुल सही है। उससे डेविएट होकर के और कोई खर्चे पूछो तो मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन थोड़ी तैयार होगी। क्यों नहीं आपके पास इंफॉर्मेशन? अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है। मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिस राशि का उल्लेख यहाँ किया है, इन्होंने लिख दिया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इतनी इतनी राशि अनुदान में मिली। मैंने सवाल इसलिए किया है कि इसमें मेरा आरोप ये है कि ये संस्थाएं पैसा ले लेती है, उसका खर्च नहीं करती, खर्च उस प्रोजेक्ट में नहीं करती। वास्तविक व्यय जानना चाहता हूं और वास्तविक व्यय मंत्री महोदय बताना नहीं चाहते। आप मुझे बता दीजिए कौन कौन सी व्यय नहीं करती, मैं उसका इंक्वायरी। मैं इंक्वायरी क्यों करूं? नहीं, मेरी इंक्वायरी करती है। मैं विधानसभा में सवाल इसलिए लेकर आया हूँ। NGOs के ऊपर विश्वास करके चलते हैं। और अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आप बता दीजिए क्या सारा पैसा खर्च कर लिया गया उन्होंने? जो नेशनल लेवल पे अवार्डेड है, क्या उसके ऊपर सबके ऊपर सबकी घड़ी रखेंगे क्या? प्रश्न पूछा, जब आपको प्रश्न करना तो अध्यक्ष महोदय, सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पूछ रहे। बिल्कुल, मैंने सिर्फ एक सवाल किया। आपने प्रश्न पूछा, मैंने अनुदान कितना मिला? नहीं, व्यय कितना हुआ वो बता दिया इन्होंने। व्यय कितना हुआ? अध्यक्ष महोदय, अनुदान तो हो गया। अगर मुझे सप्लीमेंट्री पूछने का अधिकार नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ। मैंने कहा आपने अनुदान बता दिया, केंद्र सरकार राज्य सरकार से इतना मिला, एक्चुअल व्यय कितना हुआ? इतनी जानकारी तो मंत्री महोदय होमवर्क करके आए होंगे। इनको आपको इतनी बात तो मुझे कहें, इतनी बात तो मुझे बताएंगे। जितना अनुदान दिया उतना व्यय हो गया। बोलिए अब आप। ऐसा नहीं होता माननीय अध्यक्ष, बता दें माननीय अध्यक्ष महोदय। राजस्थान की विधानसभा में कह रहे हैं आप, राजस्थान अध्यक्ष महोदय, ये जितना हो गया उतना। ये तो मंत्री की दादागिरी का जवाब हो गया अध्यक्ष महोदय। अमाउंट बोल दो, आप कुल कितना हुआ? अगर आप कह रहे हो सारा हो गया तो आप कुल जोड़ के अमाउंट बता दो कितना हुआ। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधानसभा में कह रहे हो आप, ये मजाक नहीं है। मैंने माननीय सदस्य महोदय, इस उनके पास कोई फिगर्स नहीं है, बिना फिगर्स के विधानसभा का आदर हो गया और जो भी आपको जवाब दे रहा हूं और बिल्कुल सत्य दे रहा हूं। इससे अगर कमी हो तो आप प्रिविलेज मोशन मूव कर दीजिए। क्या माननीय मंत्री जी आपके पास में फिगर्स हैं कि प्रत्येक संस्था का 100% व्यय हो गया? जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया उसका एक पाई व्यय हो गई। क्या आपके पास कोई ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं?
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अलवर की एक संस्था प्रधान का लिख करके शिकायतें की है उसके काम की। अनुदान राशि जो भारत सरकार देती है वो सीधे उनको एनजीओ को देती है। अब हम बीच के अंदर कहां से आ जाएंगे? अच्छा, फिर आप जवाब जवाब देने वाले अध्यक्ष महोदय, फिर आप जवाब देने वाले कौन हो? फिर उनसे बात करें हम, फिर आप जवाब किस हैसियत से दे रहे हैं? क्या बात हो अध्यक्ष महोदय? आज मंत्री जी तैयार हो महोदय, कई संस्थाएं विदेश से भी सीधा पैसा लेती है। अभी तो आप कह रहे थे मंत्री जी इस प्रकार का आपने ब्लैक लिस्ट नेशनल एक्टिविटीज में भी रख सकते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। आपका कंट्रोल है। कहाँ से पैसा आ रहा है, उसका क्या क्या उपयोग ये समितियां कर रही है, इसकी जानकारी सरकार को होना जरूरी है। मंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है। अरे भारत सरकार से मिले, चाहे विदेश से मिले, सहायता अगर राजस्थान सरकार का नहीं होगा कि क्या गतिविधियों में संलग्न है, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने नेशनल एक्टिविटीज में भी लग सकती है। फॉर हुम द ग्रांट हैज बीन अभी माननीय मंत्री जी ने ये कहा था और ब्लैक लिस्ट हो गए, उसका मैं बताना चाहता हूँ। भारत सरकार से एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट मिला तो सही। सुपरफास्ट ब्लैक लिस्ट है। हंगामे जिला कलेक्टर और समाज कल्याण अधिकारी की रिकमेंडेशन देती है, या तो वही उन्होंने आसन पे कहा था और कहा था तो इनका कंट्रोल है, इनको जानकारी होनी चाहिए। पहले मंत्री जी ये बात सारा कर दिया और अब मंत्री जी जवाब देता है कि केंद्र सरकार से सीधा आता है पैसा। परिवहन मंत्रालय जाने के बाद इतने गुस्से में क्यों हो रहे हैं मंत्री जी? आप समाज कल्याण में आते गुस्सा कैसे आने लगी आपको? पहले तो बड़ा शालीनता था, परिवहन में बाल आ रहा था, समाज का कल्याण नहीं किया। जब परिवहन में तो लेकर गए हो और समाज का कल्याण हमने किया। परिवहन में तो बाल आ रहा था, परिवहन में तो डिपार्टमेंट चेंज होती है, ऐसे कैसे? भारत सरकार ही खुद अध्यक्ष महोदय, समाज का कल्याण करो, परिवहन तो कर दिया मंत्रियों से हमें बचाओ। अध्यक्ष महोदय, इन ज्ञानवान मंत्रियों से हमें बचाओ। ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर ये अध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर आपने क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में कितना खर्चा हुआ यह आपने जो है प्रश्न पूछा ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, आपने सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अनुदान की बात पूछी है, तो इन्होंने जो है अनुदान जितना है वो आपको बता दिया। इसका मतलब इनको ये पता नहीं। माननीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ये बता दें कि 2000 में आपने 16 संस्थाएं केंद्र से, फिर उसके बाद 23 और 23, इनमें से कौन सी संस्थाएं ऐसी जिनको तीनों साल केंद्र से अनुदान मिला? ऐसा ही जो आपके आगे फिगर है संस्थाओं का जो राज्य सरकार से है 22, 19, 19, जिनको तीनों साल ये अनुदान मिला, वो संस्थाएं कौन कौन सी, उनके नाम पढ़ बता दो। अध्यक्ष महोदय, सवाल 2 में इन्होंने पूछा है, 1 मिनट पहले उनको जवाब देते हैं। दूसरी बात में आप तो पहले ये बता दो ना। तो पूछा है, मैं जवाब दूंगा। पहले पूछा प्रश्न और बाद में पूछा जवाब, तो आपको पहले आपका मानिए अपने नाम भूल के प्रतिपक्ष के नेता। नहीं, प्रतिपक्ष के नेता जो पूछा वो बाद में बता दूंगा। लेकिन प्रदेश के वर्तमान में कुल कितनी पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाएं हैं? वर्ष 2000-2002 में केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कितनी संस्थाओं को कितना अनुदान प्राप्त हुआ वो मैंने दे दिया। और उक्त अवधि में कितने गैर सरकारी संगठनों को सरकार ने काली सूची में सम्मिलित किया तथा उक्त के विरुद्ध राज्य सरकार के पास क्या कार्रवाई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काली सूची करी है, उसमें राजस्थान के केवल मात्र 3 आए हैं। मैं नाम बता देता हूं जो आप ईमेल से और दूसरे प्राप्त कर सकते हो कभी भी इंफॉर्मेशन। पहला है ब्लैक लिस्ट में जो कि बिहार की है, दूसरे नंबर में उड़ीसा की है, तीसरे नंबर में आशा बाल मंदिर शिक्षा समिति प्लॉट नंबर 1 किशनपुरा जयपुर, जिसको 3 साल से कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, ये ब्लैक लिस्टेड है और नशा मुक्ति में ऐड है थी और बंद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिए। और इस प्रकार से आपके राजस्थान का ही नाम बता दूं, लिस्ट तो इसमें लंबी चौड़ी है। राजस्थान का दूसरा है 28वां चेतना पब्लिक स्कूल शिक्षा संस्थान समिति B22 संजय कॉलोनी नेहरू नगर जयपुर, जिसको
अनुसूचित जाति जनजाति के जो अंदर सोशल वेलफेयर कोई उसमें दे नहीं रहा है। SC/ST की वोकेशनल ट्रेनिंग के इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अपने पैसा दे रही है, जिससे लेकिन ब्लैक लिस्ट होने के बाद में मुझे पूरा विश्वास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसमें नहीं दे रही है। तीसरी और सुनिए, सोशल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट 638 ए बरकत नगर टोंक फाटक जयपुर राजस्थान, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, पैसा उन्होंने बंद कर दिया होगा, जिसका मैं पूरा नहीं कह सकता। लेकिन एक बात है कि राजस्थान सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, न तो कोई पैसा दे रहे हैं न इसको एंटरटेन कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत की है प्रधान संस्था की, उसको प्रभारी मंत्री जी ने। एक सेकंड, मैंने जो प्रश्न आपसे पूछा कि जो अनुदान आपने बताया कि भाई 16 को मिला, 23 को मिला, 23 को मिला, ये केंद्र सरकार से मिला, तो ऐसी संस्थाएं कितनी हैं इसमें से जिनको तीनों साल मिला? ऐसी जो राज्य सरकार की आपने संख्या बताई, ऐसी कितनी संस्थाएं जिनको तीनों साल अनुदान मिला, ये पूछा था। नहीं अध्यक्ष महोदय, एक सवाल का मैं एक छोटा सा निवेदन कर दूं। अध्यक्ष महोदय, जो भी अभी पूछा है, अभी थोड़ा हट करके पूछा, फिर भी मैं कह रहा हूँ, आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि ये जितनी भी संस्थाएं हैं पहले रजिस्टर्ड होती है कोऑपरेटिव में, 3 साल तक रजिस्टर्ड रहने के बाद में इनको अनुदान दूसरा पूरा 3 साल तक दिया जाता है। तो 3 साल तक तो हर एक को मिला है, इसमें दूसरी बात पूछने के सवाल ही नहीं है। मैं सोचता हूँ अध्यक्ष महोदय, आप इसमें मंत्री महोदय को मैंने ये पूछा कि जो आपने केंद्र से जिनको 16 को अनुदान मिला, फिर 23 को मिला, 23 मिला, इसमें से कितनी संस्थाएं ऐसी हैं जिनको तीनों साल मिला? कितनी संस्थाएं ऐसी जिनको 2 साल मिला? कितने को 1 साल मिला होगा? जैसे आपकी स्टेट की भी है जो आपने संख्या बताई ना, अलग से प्रश्न है, मैं ये कोई अलग से नहीं है, लिख के भेज दूं। ऐसा अलग था इसी में से जब आपने अनुदान दिया था करके आए नहीं, पैड मोटे अध्यक्ष बहुत साल से जोरों से। अध्यक्ष महोदय फिर सप्लीमेंट्री करें कि आप गाइडलाइंस तय कर दीजिए इसके लिए। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ की बात राज्य सरकार ने जिन संस्थाओं को पिछले मुख्यमंत्री जी इनको हटाइए मंत्री पद से, जब पूरी तैयारी करके नहीं आते, अपनी योग्यता प्रतिभा नहीं दिखा पा रहे, तो उनको मंत्री पद से हटाइए। योग्यता बहुत बढ़िया है। जो पहले वाले प्रश्न पर करता है सिर्फ समाज कल्याण विभाग से पूछा, जिस संस्था की मैंने शिकायत की है अध्यक्ष महोदय, उसको आपने 20 सूत्र में ले लिया, खुद ही कमिट करके। अध्यक्ष महोदय, अपनी गलतियां तो कमिट करते नहीं हो और दूसरों पे डालना आपने तो पूरा जिस संस्था की शिकायत की, प्रधान संस्था की, अलवर के प्रधान संस्था की शिकायत की है, उसको DIDA में मेंबर ले लिया, 20 सूत्र में मेंबर ले लिया। सब वर्ग के लिए कल्याण आपका पहले परिवहन विभाग इसीलिए खोज के समाज कल्याण। अध्यक्ष महोदय, जिस संस्था की मैंने शिकायत की है, प्रधान संस्था अलवर की, उसको DIDA में मेंबर ले लिया, उसको 20 सूत्र में मेंबर ले लिया, उसके गबन घोटालों की मैंने शिकायत की प्रधान संस्था, और उसको ले लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करें कि जिन संस्थाओं को आपने पिछले 3 सालों में 22, 19 और फिर 27, 44 लाख 24,000, फिर 49 लाख 80 लाख दिए हैं, आपने इन संस्थाओं की ऑडिट कराई या नहीं कराई? मैंने उसका जवाब ही नहीं इनके पास। आपने इन संस्थाओं की ऑडिट, जो रुपए आपने दिया उसकी कराई या नहीं कराई? भारत सरकार ने दिया, सीधा दिया, उसको भूल जाइए। आपने जो रुपया दिया उसकी ऑडिट आपने कराई या नहीं कराई, और उसकी ऑडिट की कोई व्यवस्था भी है या नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमने जितने NGOs को अपने दिया है, विगत 2 वर्ष से नियमित रूप से अनुदान दिया जा रहा है। और अगर आप सूची जो आपको प्रशिष्ट में लिखी हुई है, और जितना भी सुनिए, किसी को भी खैरात बांटने का काम राज्य सरकार का नहीं है, आपके हुआ होगा। यहाँ पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में ऑडिट करके, ऑडिट होने के बाद में CA द्वारा उस पर पूरा अपने सर्टिफाइड करने के बाद इतना खर्चा हो गया, उसके बाद में दिया जाता है। चाहे आपका नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की देख लीजिए,
जो भी हमने रिकमेंड किया है तो उनके पूरे। मुख्यमंत्री जी, आप ऐसे ज्ञानवान मंत्रियों को कब तक ढोगे? मेरा एक सवाल आपसे है कि ऐसे ज्ञानवान मंत्रियों को कब तक ढोगे आप? कब तक इनका बोझ सहन करोगे? तैयार हो के आते नहीं? अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष महोदय, पहले इनका परिवहन को जो लाखों रुपया दिया जा रहा है उसकी ऑडिट की कोई व्यवस्था है या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपने ऑडिट कराई या नहीं कराई? मेरा सीधा सवाल है। ऑडिट कराने के बाद में ही दिया जाता है। ऑडिट वो जो है संस्था ऑडिट किसने की है और उसके बाद में क्या इन संस्थाओं की ऑडिट किसने की? मैं ये जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके ही चार्टर्ड अकाउंटेंट ने की या कराने के बाद दिया जाता, फिर पैसा खर्च होता उसकी। क्या आपके विभाग के द्वारा ये ऑडिट की गई? आप की गई है तो हाँ कहें। ऑडिट किसकी करवा रहे हैं? विभाग के द्वारा ऑडिट करने का किसकी ऑडिट करवा के पैसे देते हो आप? अगर प्रावधान सवाल ये है कि आपको जो आप जो अनुदान देते हो उसके खर्चे की ऑडिट करवाते हो या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, किसी भी सवाल का जवाब अध्यक्ष महोदय, एक सवाल का जवाब नहीं आया। और मंत्री जी, आपने खुद ने कहा आपने एक को ब्लैक लिस्टेड नहीं है। यहाँ तीन माननीय अध्यक्ष महोदय, खुद ने कहा कि उन्होंने किसी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया। उत्तर मंत्री जी, आपने महकमा बदलते इस सवाल को स्थगित करने की कृपा करें और माननीय मंत्री जी को निर्देश फरमाएं कि ये दोबारा तैयारी के साथ इस सवाल का जवाब दें। बार क्या प्रश्न का जवाब? आप तो लाखों रुपए खैरात में बांट रहे हो। राज्य के धन को अपना धन समझ लिया और लाखों रुपए ऑडिट भी नहीं कर रहे। उससे ज्यादा और इन्हीं लक्षणों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे परिवहन विभाग लेकर आपको ये माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा सुपरफास्ट के 60 करोड़ रुपए पीएचडी में किन एनजीओ को देके बर्बाद किए जा रहे हैं? जो केंद्र से पैसा आया है सेक्टर रिफॉर्म का, और जो केंद्र से पैसा है सेक्टर रिफॉर्म का और स्वच्छता का, वो 60 करोड़ रुपए किन एनजीओ को दिए और वो क्या कर रहे हैं? कितना पैसा खर्च किया जरा बताएं। माननीय अध्यक्ष मुख्य सचेतक जी, क्या अभी माननीय सदस्य ने कहा कि इंडिसेंट रिमार्क्स यहाँ सदन की प्रोसीडिंग्स में आए तो जवाब नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है जवाब ही कृपया इनका जवाब ही नहीं, इनको निकालें। जवाब दिया इन्होंने। यहाँ बोलने की एक भाषा है, यहाँ बोलने की भाषा है, संसदीय भाषा मेरा प्रश्न है, मैं जवाब दूंगा। हमने तो कहा था अपने अंदर माइल समझते हो तो कभी कोई संस्था की शिकायत नहीं है और कहने को लगे तो साहब शिकायत क्यों नहीं कराया, फलाना क्यों नहीं कराया? जब एक मुझे 10 संस्थाओं के अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस संस्था का केंद्र और प्रांत को माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो समाज कल्याण विभाग मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल्याण करो, आपका कल्याण कर दूंगा। गलती हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा ज्ञानवान मंत्री से सवाल पूछ लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी गलती होगी। आप जैसे बुद्धिमान आदमी सवाल पूछ लिया, आइंदा नहीं पूछेंगे कभी भी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा मंत्री महोदय ने अभी अपने उत्तर में कहा कि जिन संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा सीधे पैसा दिया जाता था और इन संस्थाओं को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार निःशक्त जन अधिनियम में संस्था का पंजीयन तभी करती है जब कोऑपरेटिव एक्ट में पंजीयन हुए 3 साल हो गए हो और उसके बाद वो संस्था का पंजीयन निःशक्त जन अधिनियम में करती है। तो जिन संस्थाओं को भारत सरकार ने ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया, तो आपने उनका पंजीयन निरस्त करने के लिए क्या कार्रवाई की? एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, और दूसरा मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि सिरोही जिले में एक ही संस्था है जो इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, और मैं कह सकता हूँ आपने भी देखा होगा कि वो सबसे शानदार काम कर रही है। नैब फिरोज एवं नौशीर मेहरबान जी नेत्रहीन पुनर्वास केंद्र अबू पर्वत, वो केंद्र आज आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहा है। इतने बच्चों को और नौजवानों को स्वावलंबी, मेरा ये कहना है कि आपकी सहायता देने के मानदंड क्या है और क्या उस संस्था को आप अतिरिक्त सहायता देने की मंशा रखते हैं? मैं ये 2 सवाल आपसे पूछता हूँ। सिर पे लग दे, हमारे पड़का पड़ता वहां पे ऊपर मेरा ये है ना
आँख हमारी खराब हो जाएगी। ये लाइट से ये छलका हमारे तरफ पड़ता है, इसलिए कई सदस्य मानव से महसूस कर रहे हैं कि इनके जो है ऐनक जो है सिर पे नहीं लगाने का आप बाध्य करें, ये सिर पे लगाते हैं। मेरी अध्यक्ष महोदय दूरदृष्टि कमजोर है, नजदीकी दृष्टि ठीक है, इसलिए कोई चीज पढ़ता हूँ तो मुझे लगाने का है। हाँ, सिर पे क्यों लगाते हो? हाँ। अन्य अध्यक्ष महोदय, पंजीयन निरस्त करने के लिए क्या कार्रवाई की, मंत्री जी जवाब दे दें। सरकार ने क्या कार्रवाई की निरस्त करने के लिए? सरकार के इनमें ब्लैक लिस्ट जो संस्थाएं विभाग में पंजीकृत नहीं है, इस विभाग में पंजीकृत नहीं है, तो मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल पूछा कि जिस संस्था की मैंने शिकायत की है खुद ने, प्रधान संस्था की, उसकी जांच चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इसलिए इसकी कार्रवाई कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कर लेगी और इन्होंने नोटिस पे ले लिया है। कृषक जन अधिनियम में तो आप करते हैं रजिस्ट्रेशन, वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट नहीं करता है। आप करते हैं माननीय मंत्री महोदय, आपके एक्ट की धारा 51 के अंतर्गत वो पंजीयन होता है। 51 के तहत उससे पहले कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पहले रजिस्टर्ड करता है, उसके बाद में हमारे डिपार्टमेंट के पास में 51 के तहत हमारे से आते हैं और उसको हम रजिस्टर अपने करके फिर उसको अनुदान दूसरा दिया जाता है। तो जो ब्लैक लिस्टेड हो गई उनका पंजीयन निरस्त करने के लिए आपने क्या किया? सोसाइटी के डिपार्टमेंट का है। और जहाँ तक आपने पूछा है कि कितने कितने पैसे देते हैं, भोजन, वस्त्र और साबुन, तेल, बिजली, पानी, पोस्टेज, इन्होंने पूछा है। अब उनका प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, आपको तो मिलता रहे जवाब और हमारे को नहीं दूंगा। जाइए मंत्री जी, बैठिए। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री भवनलाल शर्मा का स्थगित है क्वेश्चन, इसलिए श्री हीरा सिंह चौहान संख्या 141 कैदियों की हत्या कर दी और स्थगित कर दी। अध्यक्ष महोदय, आगे एक राज्य सरकार द्वारा सितंबर 99 में भारत सरकार को राज्य सरकार का अंशदान अनुपात 20% करने हेतु निवेदन किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में भारत सरकार द्वारा दिसंबर 99 में यह सूचित किया गया कि योजना में संशोधन 1 वर्ष के लागू होने के अनुभव के आधार पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद 14 सितंबर 2000 को नई दिल्ली में आयोजित राज्यों को कृषि एवं खाद्य मंत्रियों की बैठक में माननीय कृषि मंत्री राजस्थान द्वारा केंद्र सरकार से निवेदन किया गया। तदुपरांत 21 मई 2001 को नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान द्वारा फसल बीमा योजना में उक्त संशोधन करने हेतु निवेदन किया है। इसके अतिरिक्त कृषि कार्यक्रमों की केंद्रीय स्तर पर समीक्षा हेतु दिनांक 27-28 सितंबर 2000 को बैठक आयोजित की गई थी। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23/11/2001 को अर्धशासकीय पत्र द्वारा दिनांक 31/12/2001 तथा 12/2/2002 को स्मरण पत्र भेजे गए, परंतु केंद्र सरकार से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। दिनांक 11 दिसंबर 2000 को नई दिल्ली में कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में भी कृषि राज्य मंत्री जी ने भारत सरकार को जोर देकर पुनः स्मरण करवाया तथा 13/12/2002 को कृषि मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट करने हेतु लिखा है। नंबर 2, देश के 19 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों तथा पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में योजना लागू है। नंबर 3, जी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी ये जानना चाहता हूँ, आपने ये प्रश्न के खंड संख्या 1 में ये बताया कि 21 मई 2001 को नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान राज्य द्वारा फसल बीमा योजना में उक्त संशोधन करने हेतु निवेदन किया गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने प्रश्न के खंड संख्या 2 में ये बताया है कि देश के 19 राज्यों में फसल बीमा योजना लागू है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, उन 19 राज्यों में केंद्र सरकार का कितना हिस्सा है और स्थानीय राज्यों का कितना हिस्सा है। दूसरा मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब भारत सरकार ने सिद्धांत ये स्वीकार कर लिया कि 50% हिस्सा राशि फसल बीमा में वो देंगे और 50% वहाँ के स्थानीय राज्य द्वारा दी जाएगी, फिर इस एक मापदंड को बदल करके केवल राजस्थान के लिए ही आप संशोधन करना चाहते हो क्या? आप एक सामान्य विवेक बुद्धि से भी ये आप जान सकते हैं कि जब 19 राज्यों में ये हिस्सा चल रहा है तो फिर राज्य में ये हिस्सा 20% और 80 का अनुपात कैसे लागू होगा? तीसरा सवाल मेरा माननीय कृषि मंत्री जी ये है, क्या 4 साल पहले जब घोषणा पत्र जारी किया और राजस्थान के किसानों को आप लोगों ने यह विश्वास दिया, जिसमें माननीय अध्यक्ष जी का भी फोटो था, माननीय नवल किशोर जी का भी था और माननीय अशोक जी गहलोत का भी था, उस समय राज्य के किसानों से यह आपने वादा किया, सोनिया जी का भी था, कि अगर हम शासन में आए तो निश्चित तौर से किसानों के फसल बीमा योजना लागू करेंगे। इतने समय तक आप कहते रहे कि हमारा शासन तो चल रहा है, अब तो आपके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। अगर 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, अभी भी आप फसल बीमा योजना को लागू नहीं करते हैं, क्या आपने अपने घोषणा पत्र के अनुसार जनता और राजस्थान के किसानों को धोखा नहीं दिया? मैं नेक्स्ट आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने काफी हो गई, ये इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में और कृषि मंत्री के कार्यकाल में किस वर्ष में हमारे देश में ये फसल बीमा योजना लागू की गई थी? और सबसे पहले हिंदुस्तान के किस राज्य ने सबसे पहले इस फसल बीमा योजना को लागू की थी? और नेक्स्ट सवाल मेरा यह है, जब अन्य राज्यों में कोई फसल बीमा योजना लागू है, केवल आप भारत सरकार के पास संशोधन के लिए निवेदन कर रहे हैं। इस संबंध में आज दिन तक न तो राज्य के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, न कृषि मंत्री जी देश के प्रधानमंत्री जी से मिले, न वित्त मंत्री जी से मिले, और केवल मात्र सम्मेलनों में जब आपने दिया, इन सारी बातों का आप उत्तर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूरक प्रश्न पूछे हैं, वास्तव में ये बात सही है कि करीब हिंदुस्तान के अंदर भारत में 19 राज्यों के अंदर फसल बीमा योजना लागू है और वहाँ पर करीब 50% अंशदान राज्य सरकार देती है और 50% केंद्र सरकार वहन करती है। लेकिन राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि, इसका विस्तार, हमेशा पड़ने वाला आकार, इनके कारण हमारी स्थिति पिछले 4 साल से भयंकर अकाल प्रदेश में है। और आप स्वयं जानते हैं, जब इतनी बड़ी अकाल की स्थिति हो और लोगों को रोज़गार भी नहीं मिलता है, चारा पानी और अनाज का संकट जिस प्रदेश में हो, वहाँ पर फसल बीमे की बात करना एक न्याय संगत नहीं है। इसलिए क्या मामला आप बिराजे सब, मैं इनको जवाब दे दूँ, फिर आप पूछ ही सकती है। इसलिए राज्य सरकार कोई मुकरना नहीं चाहती, लेकिन केंद्र सरकार से निवेदन किया था कि अगर आप 50% राशि अगर अंशदान के रूप में हमारी सरकार को
प्रदेश की स्थिति को देखकर देते हैं तो राजस्थान सरकार इस पर विचार कर सकती है और हम इसको लागू कर सकते हैं। 80% का मामला, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 2-3 बार तो पत्र लिखे, मेरे पास मौजूद है, आपको तो टाइम लगेगा। और 2 बार मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री खुद ने वहाँ पर प्रधानमंत्री जी को खुद मिले हैं 2 बार। और कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में हमारे कृषि मंत्रियों ने करीब 3-4 बार पत्र लिखे हैं, जो मेरे पास मौजूद है। कहने का तात्पर्य यह है, बार बार राजस्थान की प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को देखते हुए 20% और 80% की मांग करते रहे हैं और हमेशा ये मांग का उन्होंने जवाब दिया नहीं। उन्होंने कहा कि तुम पहले इसको लागू करो। अगर एक बार लागू कर देते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे को 3 साल तक उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है और हमारी स्थिति ये है नहीं। इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया था केंद्र सरकार से इसी को 30 और 80% के ऊपर लागू किया जाए। 1 मिनट। दूसरा, जो चुनाव घोषणा पत्र की जो बात कह रहे हैं, ये बात सही है। चुनाव घोषणा पत्र के अंदर, चुनाव घोषणा पत्र में ऐसा कोई नहीं है कि हम आपको ये हमने विश्वास दिया था जनता को, ये फसल बीमा को प्रोत्साहन दिया जाना। प्रोत्साहन देने का मतलब, अगर हमारी स्थिति अच्छी हुई, बरसात अच्छी हुई तो हमारी हालत ठीक हुई तो हम किसानों को और प्रदेश की स्थिति बढ़ी तो हम आपका इसे विचार किया जाए। तो फसल बीमा की जरूरत क्या पड़ती है? इनको पूछिए मंत्री जी को। 4 साल से लगातार दौड़ पड़ रहा है। 4 साल से 15,000 करोड़ की किसानों की गरीब काश्तकारों के साथ में सरकार ने धोखा किया है। बीमा योजना लागू धोखा गरीब काश्तकारों के साथ में धोखा। राजस्थान के किसानों को फसल बीमा योजना लागू होनी चाहिए। लागू न करके फसल बीमा योजना लागू होनी चाहिए। कांग्रेस ने सरकार किसानों के साथ धोखा किया है, सरासर धोखा। आने के बाद हम फसल बीमा योजना लागू होनी चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, इसमें आपके भी फोटो है, इस घोषणा पत्र में आपका भी फोटो लगा हुआ है। डीजल के भाव का क्या हुआ ये और बता दो। किसानों के साथ में जो अन्याय हुआ डीजल के भाव का क्या हुआ? 1 साल ये बार पैसे आप लोगों ने कहा इसमें किसानों का किसानों पे 100 रुपए किसानों को मिलते 15,000 करोड़ रुपए अन्याय किया माननीय अध्यक्ष महोदय। 4 साल में 15,000 करोड़ की फसल नष्ट हो गई। मंत्री जी ये बताएं, अगर ये फसल बीमा योजना लागू होती किसानों को 15,000 करोड़। माननीय अध्यक्ष जी, आपसे जानना चाहता हूं, अगर फसल बीमा योजना लागू होती तो राजस्थान के किसानों को साल में बर्बादी करोड़ रुपए की फायदा होता। आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर राज्य में फसल बीमा योजना लागू होती, फसल बीमा योजना लागू होती तो राज्य के किसानों को कितना करोड़ का फसल बीमा योजना में का भुगतान किया जाता? अब्दुल्ला जी बैठिए। बजट पर मात्र 3% पैसा किसानों पे खर्च किया है। भारत सरकार के बजट में कुल बजट का 3% पैसा ही किसानों पे खर्च करने का प्रावधान है। किसानों के हितैषी बन रहे हो आप। 3% 80% ये सरकार फसल बीमा योजना लागू करेगी अथवा नहीं? आपके बजट में 19 राज्य अगर फसल बीमा योजना लागू कर सकते हैं तो राजस्थान सरकार 50% पे क्यों नहीं कर सकती? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि अकाल पड़ रहा है और हम पीड़ित हैं अकाल की मार से। माननीय अध्यक्ष, यही तो निवेदन है
कि किसान को इस प्रकार की पीड़ा जब होती है, अकाल की होती है और होती है, उस वक्त फसल बीमा से फायदा कुछ पहुंचाना चाहते हैं। और आपकी आर्थिक स्थिति का आपने जिक्र किया, सबको पता है ये बात, लेकिन क्या सरकार कुछ सीमित क्षेत्र में इसको लागू कर दे, या जो बराबर इसकी मांग फसल बीमा की होती आ रही है उस सब को देखते हुए क्या सरकार इस पर जो विचार करने को तैयार है? क्योंकि और राज्यों में जो प्रतिशत है उससे अधिक राजस्थान मांग रहा है, ये कभी संभव हो नहीं सकता है। इसलिए और राज्य अपना भार बर्दाश्त कर रहे हैं, तो राजस्थान को भी उस हिसाब से राजस्थान को भी उस हिसाब से अपना भार वहन करने का मन बनाना चाहिए और इस फसल बीमा को लागू करने की चेष्टा करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, यही मैं निवेदन करना। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आपकी आर्थिक स्थिति बिहार से खराब है, आपकी भौगोलिक स्थिति छत्तीसगढ़ से खराब है। आपने घोषणा पत्र के 24 पर जब ये वादा किया गया फसल बीमा लागू करेंगे, क्या कारण आज आप मुकर रहे हैं? मंत्री महोदय जो मेरा निवेदन है कि 1 साल फसल बीमा मुख्यमंत्री जी मंत्री महोदय ये बताएं मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये आपके साथ धोखा है अध्यक्ष महोदय। फसल बीमा योजना राजस्थान में लागू नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने क्या कर रखा है? मुख्यमंत्री जी, अब तो चुनाव आ रहे हैं, योजना लागू नहीं दूसरा चुनाव घोषणा पत्र बनाना आपको, अन्यथा लागू कर दो। सारे राज्यों में 50% के फॉर्मूले से फसल बीमा योजना लागू हो रही है, तो कोई कारण नहीं। बीमारू राज्य इसको जारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जारी कर रहा है, महाराष्ट्र जारी कर रहा है, उत्तर प्रदेश जारी कर रहा है। कोई कारण नहीं है कि राजस्थान का राज्य फसल बीमा योजना को लागू न करे। राजस्थान की अगर वित्तीय स्थिति अच्छी होती तो राजस्थान की गहलोत सरकार 144 करोड़ नाबार्ड से ऋण क्यों लेती? अध्यक्ष महोदय, सकते हो अध्यक्ष महोदय कि राजस्थान की विषम परिस्थिति के अध्यक्ष महोदय को विकास में बदलने के लिए किसान के नाम पर गाड़ियां आंसू बहाने वाले से लोन लिया गया। ये प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य इस बात को भूल रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा बार-बार डीजल के ग्रांट के अंदर 80% अध्यक्ष महोदय, जहाँ मैचिंग ग्रांट के अध्यक्ष महोदय प्रतिशत की राशि केंद्र को देनी चाहिए। ये माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य इस बात को भूल रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा बार-बार डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। 20% केंद्र सरकार किसान विरोधी है। किसानों का राजस्थान की विषम परिस्थिति नहीं है, गरीब से कोई नहीं है। प्रतिपक्ष के लोग केंद्र सरकार महोदय चाहिए, केंद्र सरकार को राजस्थान को मदद देनी चाहिए। केंद्र सरकार से इन लोगों को 80% का अनुदान दिलवाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को ढांगी लोग हैं, आप सलाह दे के केंद्र सरकार से डीजल के भाव कम करवाएं। अध्यक्ष महोदय, ये विपक्ष के माननीय सदस्य वास्तविक किसानों की दर्द इनको नहीं है, इनको तो ढांग रचना है। किसानों के विरोधी सरकार है, वादा खिलाफी की है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार किसान विरोधी है। बार-बार डीजल के दाम बढ़ा लोग विपक्ष में थे, जिस घोषणा पत्र की बात की गई उस वक्त भी हम लोग ये बात जानते थे कि फसल बीमा योजना लागू करने की मांग बराबर पहले रही है और शायद आपकी जानकारी में है कि 85 में ये योजना पहले बार लागू की गई देश के अंदर, राज्य के अंदर भी। उस वक्त भी एक साल में इसको बंद करना पड़ा। उसके बाद में जब 97 के अंदर भारत सरकार ने करीब 9 राज्यों में इस योजना को लागू किया था, 9 राज्यों के 25 जिले में प्रयोग के रूप में, उसमें राजस्थान का झुंझुनू जिला भी था।
उस वक्त तो सरकार में हम लोग नहीं थे, आप ही थे, तब आपने उस वक्त लागू की नहीं की जून के अंदर। कोई राज्य सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके यहाँ फसल बीमा लागू नहीं हो, जिससे किसान को नुकसान हो। हमारी मंशा भी रहती है कि कैसे लागू हो, किस प्रकार से किसानों को लाभ मिले, परंतु जैसा माननीय मंत्री, कृषि मंत्री जी ने बताया कि जो मजबूरी राजस्थान की, उसको आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। खाली कहने से काम नहीं चलता है, लागू करना एक बात है, लागू करके चलाना दूसरी बात है। हमने क्या मांग की, जो क्षतिपूर्ति होगी किसानों को, आप सुना नहीं चाहते क्योंकि अपनी बात खाली कहना चाहते हैं। मैं खाली निवेदन ही करना चाहूँगा, 50% की बजाय केंद्र सरकार राजस्थान की क्षतिपूर्ति केंद्र करे। हमने क्या गलत गुनाह किया? हम यही तो कह रहे हैं कि 50% की बजाय केंद्र सरकार को 80% करना चाहिए राजस्थान के केस को देखते हुए। इसमें तकलीफ क्या हो रही है? आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। सपोर्ट करने की बजाय आप लोग इस प्रकार गुमराह कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। चाहते हैं हिस्सा जो है दूसरे राज्यों में 50% की बजाय राजस्थान को 80% हिस्सा मिले, ही हम कहना चाहते हैं। हालत में है वो बिहार लागू कर दिया, इसीलिए हमने उस वक्त कमिटमेंट नहीं किया। हमने कहा है कि छत्तीसगढ़ ने उसमें लागू फसल बीमा योजना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कर दिया। हम जो सत्ता में नहीं थे, आर्थिक स्थिति में अभी हमने कमिटमेंट नहीं किया। आप ये जनता के साथ धोखा नहीं, हम जानते थे। आपने बिहार ने लागू किया जिसकी आर्थिक स्थिति हमारे से ज्यादा खराब है बिहार की, उसके बाद क्या स्थिति आती है? चेरिश चंद्र कुमार सदस्य की ओर से कोचामन सिटी में वर्ष 1967-68 में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ली गई मौजूद मुआवजा देने के संबंध में श्री मिदन दिलावर और एक अन्य सदस्य की ओर से राजस्थान प्रशिक्षण नर्सिंग बेरोजगार के साथ हो रहे अन्याय के संबंध में डॉक्टर राम प्रताप एक अन्य सदस्य की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत धवान पंचायत समिति टोडा भीम द्वारा की गई गंभीर अनियमितताओं के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्तावों के विषय नहीं है, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर मान्य सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएगी। श्री सुरेंद्र व्यास सदस्य की ओर से टोंक जिला कलेक्टर के विरुद्ध राजस्थान प्रशासनिक सेवा के कतिपय अधिकारियों को प्राप्त सूचना ज्ञापन समाचार उप प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को 2 मिनट बोलने की अनुमति देने पर विचार किया जाएगा। प्रक्रिया के 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्रीमती पूनम गोयल सदस्य की ओर से ग्राम कुनाड़ी जिला कोटा में कृष्ण विहार व लक्ष्मण विहार कॉलोनी में नियमित लीके जाने के संबंध में मांगीलाल गरासिया सदस्य की ओर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति व्यक्तियों को पदोन्नति देने के लिए संबंध में डॉक्टर रतन जाट सदस्य की ओर से CID के चीफ अकाउंट्स ऑफिसर द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की जाँच करवाने के संबंध में श्री गोपाराम मेघवाल सदस्य विधानसभा क्षेत्र सिवाना के लिए प्रस्तावित KVCS की स्वीकृति जारी कर निर्णय करवाने के संबंध में श्री पुष्पेंद्र सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बाली के पाली व फालना में स्थायी प्रकृति के कार्यों को बजाय कच्चे कार्यों की अकाल रात्रि करवाने के संबंध में श्री नंदलाल बंसीवाल सदस्य की ओर से तहसील गाँव नावा के गाँव भगवानपुरा में एक व्यक्ति को पानी का घरेलू कनेक्शन नहीं देने के संबंध में श्री शंकरलाल आर्य सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर की पंचायत समिति बीचवाड़ा में लगी महिला हैंडपंप मिस्त्रियों की सेवा बहाल करने के संबंध में उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के 5 करोड़ जनता और किसान इस सरकार से कुछ उम्मीद करता है और इसमें अड़ियल रुख के कारण से सदन से वॉकआउट करते हैं। सुरेंद्र जी व्यास, आपके स्थगन प्रस्ताव पर माननीय सदस्य विराजिए। माननीय केंद्र सरकार किसान विरोधी है। केंद्र सरकार ने खाद और डीजल के भाव बढ़ाए हैं, इस कारण से किसानों की कमर टूटी है। ऑर्डर 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 विराजिए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सुरेंद्र जी व्यास, आपके स्थगन प्रस्ताव की सूचना राज्य सरकार जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को 2 मिनट बोलने की अनुमति पर विचार कर दिया जाएगा। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, बोलना नहीं चाहता, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय आपको बोलने की अनुमति देंगे ना, इसको अप्रिशिएट करेंगे। एक डेडलॉक खड़ा हो गया, आपने मोशन पढ़ लिया, अभी जानकारी के समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि पूरा जिला प्रशासन जड़ हो गया है। अन्य सदस्य जैसे ही जानकारी आई नहीं उपाध्यक्ष महोदय, जैसी जानकारी कल के बाद छुट्टियां हो जाएगी। क्या हो गया? नहीं, जमीन का वर्क चल रहा है, कैसे नहीं हो गया? वापस मिलेंगे? नहीं, वापस मिलने से क्या होता है? वहाँ तो जिला प्रशासन पूरा जड़ बना हुआ है। 11 RS अधिकारियों ने एक जिला कलेक्टर के खिलाफ ज्ञापन दिया है। माननीय सदस्य प्लीज विराजिए। आप व्यवस्था आपकी जो आपको तो उल्टा बोलने की अनुमति में विचार करने का सबके रिजेक्ट किए हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, मेरा निवेदन ये है
कि आप इसको कल किसी हालत में रखवा। कल आ जाएगी जानकारी तो कल कर देंगे ना, अभी तो जानकारी सरकार देगी नहीं है क्या? आएगी नहीं, कैसे आएगी? आई सरकार की मर्जी है। आई जानकारी रतन लाल जाट को बुलवाया है, नहीं कैसे आई? वो कल आज जरूर रखेगी। चेमरा राम जी। उपाध्यक्ष महोदय, कहाँ जाएंगे? किसानों के अब की बार जो बरसात और ओलावृष्टि में नुकसान तो हुआ है, उन पे थोड़ा बहुत जो है ध्यान राज्य सरकार को देना चाहिए। और ये जो सामने हमारे जो विपक्ष के जो है बंधु है, किसानों के हमदर्दी नहीं है। ये तो अगर हमदर्दी होते तो जसवंत सिंह जी को कहते कि डीजल के भाव है आपने आसमान छू रहा है, उनको कम करना चाहिए, उनको घटाना चाहिए। और कांग्रेस ने उनको मजबूर किया। खाद बीज के भाव, अरे किसानों के दुश्मनों, आप किसान के कितने हमदर्द हैं, किसान की जनता अच्छी तरह से जानती है। किसान के नाम पर घड़ियालू आप क्या चाहते हो? बहुत आप लोगों को राजस्थान की जनता अच्छी तरह से जानती है। अगर इतने ही हमदर्द है किसान के प्रति आप, तो डीजल के भाव कम करवाइए। ऑर्डर सर, ऑर्डर प्लीज। पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, ऑर्डर प्लीज। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है सर मेरा। एक मिनट सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है सर। आपके माध्यम से मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये है, अभी कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं विराजो। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता था। मेरा पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि शिवनारायण जी इस सदन में अभी बैठे हुए 12 के जो विधायक है। आजकल आप भी कुछ ज्यादा ही बोलने लग गए हो, प्लीज मेहरबानी करिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं जहां राजस्थान में शिक्षा को आगे बढ़ाने में 40,000 से ज़्यादा शिक्षा सहयोगी और पैरा टीचर और हजारों की संख्या में शिक्षा कर्मी जो राजस्थान के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में जो लगे हुए हैं, और उनकी सबसे बड़ी अफसोसजनक बात उपाध्यक्ष महोदय ये है जहाँ राजस्थान में 60 से 70 हजार वो अल्प वेतन जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय सबसे अफसोसजनक बात यह है कि शिक्षा सहयोगी और पैरा टीचर इस राजस्थान के उच्चतम सदन के जो 24 तारीख से चालू हुआ है, उस समय राजस्थान के शिक्षा सहयोगी और पैरा टीचरों के राजस्थान के संगठन ने यहाँ के जिला प्रशासन के सामने, विधानसभा के सामने धरना देने के लिए अप्लाई किया। राजस्थान की सरकार के जयपुर जिला प्रशासन ने उन शिक्षा कर्मियों, पैरा टीचर्स और शिक्षा सहयोगी जो 40,000 से ज़्यादा की संख्या में राजस्थान के इस पवित्र सदन के सामने धरना देने के लिए, अपने अनुमति लेने के लिए राजस्थान सरकार के प्रशासन के सामने आवेदन किया, और लगातार 6 दिन तक परेशान होने के बाद यहाँ के प्रशासन ने इस बात के लिए मना कर दिया कि पैरा टीचर और शिक्षा सहयोगियों को राजस्थान की विधानसभा के सामने धरना देने की अनुमति नहीं मिल सकती। क्या राजस्थान में अभी जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? कोई भी राजस्थान का नागरिक क्या अपने वेदनाएं राजस्थान के सदन के सामने धरना देकर अभिव्यक्त नहीं कर सकता? क्या केवल राजस्थान के शिक्षा सहयोगी और पैरा टीचरों के लिए ये व्यवस्था है? और उसका नतीजा उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इस बात के लिए कि राजस्थान के वो शिक्षा सहयोगी जो अपने राजस्थान के शिक्षा के स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए यहाँ अपने सेवाएं दे रहे हैं, अपनी परेशानियां जो मिनिमम वेज भी 60 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भी नहीं मिल रहा है, 40 रुपए मिल रहा है, न उनको कोई छुट्टी की व्यवस्था है, न उनको बीमार होने पे कोई सुविधा है, उन समस्याओं को लेकर राजस्थान के सदन और सरकार के सामने प्रदर्शन और धरना देना चाहें, तो क्या सरकार इतनी निष्क्रिय, निर्दयी हो गई है कि उनकी बात सुनना तो दूर? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले राजस्थान की राजधानी में सचिवालय के सामने वो प्रदर्शन करने के लिए आए, राजस्थान की सरकार ने उनकी आवाज को दबाने के लिए जिस निर्ममता पूर्वक लाठीचार्ज किया, उन्होंने जब धरना दिया उनके टेंट को उठा के ले गए, और अब इस विधानसभा के सत्र में उन्होंने अनुमति मांगना चाहिए, तो राजस्थान की सरकार ने वही अपना रवैया अपनाते हुए राजस्थान की सरकार ने उनको अनुमति नहीं दी, और उससे नतीजा ये हो रहा है उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बहुत से शिक्षा सहयोगी जो अपने आत्मदाह कर रहे हैं। अभी झुंझुनू जिले में एक रतन सिंह जो
बीर बुहाना में शिक्षा सहयोगी था, उन्होंने इस पीड़ा से पीड़ित होकर आत्मदाह कर लिया। और कैसे इतने कई शिक्षा सहयोगी पैरा टीचर जिन्होंने इन परिस्थितियों को चलते हुए आत्मदाह कर लिया, और सरकार उनको केवल अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए राजस्थान की विधानसभा के सामने क्या करें मंत्री? आप पहले कह चुके हैं बात, इसी अभी फिर कह दिया ना, इसलिए कहना पड़ेगा। कौन कह रहे नहीं, क्या करें आप? बिल्कुल असत्य है आत्मदाह की बात। तो आप जो वीर में बुहाना में गलत है वो जिंदा है। माननीय सदस्य, आत्मदाह नहीं किया, नहीं मैं सदन में ऐसा है। झुंझुनू से आने वाली माननीय सदस्य ने कहा था, तो मैंने सदन को बताया था कि एक आदमी पत्र लिख के गया है कि मैं अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण आत्मदाह कर रहा हूँ। आत्मदाह का प्रश्न ही कहाँ है, उनको पूरे पैसे मिल रहे हैं। और पैरा टीचर्स के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सदन में ये घोषणा की है, 4 वर्ष तक जिनका अनुभव हो गया है उनके आधार पर हम नियमों में संशोधन करके और उनको 3rd ग्रेड टीचर बनाने की कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्री जी, आप उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना निवेदन है कि ये सरकार, आप मंत्री जी ये कह रहे हैं कि इस रतन सिंह ने अपना नोट लिख के गया है, क्या नोट में ये या इसने आत्मदाह नहीं किया है? इसने आत्मदाह किया है, इसने बाकायदा नोट लिख के गया है कि इन कम भत्ता और नौकरी में पैसा मिलने के कारण मेरे घर की आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हैं जिनसे परेशान होकर के मैं ये आत्मदाह कर रहा हूं। और फिर भी सरकार ये कहे कि आत्मदाह नहीं हुआ। आप तो ये कहिए कि आत्मदाह नहीं हुआ। परेशानियां जब वेतन केवल 40 रुपए, जिस 5 आदमियों का परिवार होगा 5 रुपए में उपाध्यक्ष महोदय किस तरह से बहन करेगा? और सबसे अफसोसजनक बात यह है कि राजस्थान के पैरा टीचर और शिक्षा सहयोगी राजस्थान के पवित्र सदन के सामने अपना धरना विरोध प्रदर्शन करना चाहें, उसके लिए अनुमति नहीं दे। या क्या ये अभी तानाशाह हो गई है सरकार कि उनको यहाँ परमिशन 24 तारीख से आवेदन किया है, उनको आज तक परमिशन नहीं दी गई और जिला कलेक्टर जयपुर ने कह दिया कि आपको परमिशन नहीं मिल सकती। तो मैं समझता हूँ इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। आप जो आत्मदाह कर ले उसको आत्मदाह नहीं माने। राजस्थान के वो 60,000 से ज्यादा पैरा टीचर, शिक्षा सहयोगी और शिक्षा कर्मी यहाँ आपके यहाँ विरोध दर्ज कराना चाहें, प्रदर्शन करना चाहें तो सरकार उनको परमिशन ही नहीं देगी। मैं समझता हूँ आप रिपीट कर रहे हो एक ही बात को, आप कंक्लूड कीजिए ना। नहीं, रिपीट नहीं कर रहा, रिपीट ही कर रहे हो महोदय। सारी बात आप पहले कह चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दौद से आए हुए माननीय विधायक की बात का मैं भी समर्थन करता हूँ। शिक्षा कर्मी विद्यालयों में इतना अच्छा एजुकेशन दिया जा रहा है, उनको दैनिक मजदूरी से भी कम दी जा रही है। मात्र 1300 रुपए दिए जा रहे, 1300 रुपया। धरना देने के लिए अनुमति नहीं देते, अपनी बात करने के लिए अनुमति नहीं देते, प्रजातंत्र मूल्यों का गला घोटा जा रहा है। धरना और प्रदर्शन करने की अनुमति मांगे और सरकार उनकी अनुमति नहीं दे। राजीव गांधी पाठशाला के जाम 1800 रुपए सरकार के लिए नहीं हो सकती। शिक्षा कर्मियों को 1300 रुपए। ये सरकार उनकी आवाज को नहीं दबा पाएगी क्योंकि राजस्थान के तमाम जिला हेडक्वार्टरों पे उन तमाम पैरा टीचर और शिक्षा सहयोगियों ने लगातार एक महीने तक वहां धरना दिया है, विरोध प्रदर्शन किया है और उसके बाद वो राजस्थान के पवित्र सदन और सरकार के सामने यहाँ प्रदर्शन और धरना देना चाहते हैं और सरकार उनको इस बात के लिए मनाही करे, उस असंतोष को यहाँ नहीं दबा पाएगी। और मेरा निवेदन है कि अगर शिक्षा सहयोगियों को आपने पूरा वेतन नहीं दिया तो राजस्थान में आपके मंत्रियों से 2-2 हाथ वो शिक्षा सहयोगी जनता का सहयोग लेकर करेंगे। हमारा उपाध्यक्ष महोदय, सरकार केवल इतनी सी बात बता दे कि शिक्षा सहयोगियों ने सदस्य प्लीज एक सेकंड, ये पर्ची पे बोले अभी पर्ची का नहीं, मैं कह रहा हूँ विषय इतना उपाध्यक्ष महोदय प्लीज, क्या सरकार से उन्होंने स्वीकृति मांगी? नहीं प्लीज। और अगर स्वीकृति मांगी तो सरकार ने स्वीकृति क्यों नहीं दी? इसके बारे में तो इन्हें स्पष्ट है। सरकार का पर्ची पर जवाब देना, पर्ची पे जवाब नहीं आया, लेकिन विषय ये है कि कोई अगर विधिवत स्वीकृति मांगे। आप स्वयं नियम को समझते हो, नियम आपके द्वारा बनाए हुए हैं, पर्ची पर वो बोले हैं इज नॉट कंपलसरी कि सरकार आप कहें जिसका जवाब दे। आप माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे तो जवाब दे। माननीय उपाध्यक्ष जी, होगा जिसे पता लगेगा। उपाध्यक्ष जी, कौन सा जरिया होगा? मांगो सर। नहीं उपाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे व्यवस्था चाह रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कितने शिक्षा कर्मी पूरे राजस्थान में कार्यरत हैं? अध्यक्ष महोदय, आप केवल इतनी उसमें SC/ST के कितने शिक्षक कार्यरत हैं? मैं माननीय मंत्री से पूछना चाह रहा हूँ। सदन पूरे विरोधी दल के नेता बोल रहे हैं, आप उपाध्यक्ष महोदय, हम
आपसे ही निवेदन है कि आप इस बात की जानकारी जरूर करें। यदि उन्होंने विधिवत स्वीकृति मांगी तो उनका ये लोकतांत्रिक अधिकार है। क्या उस स्वीकृति को नहीं दी और नहीं दी तो कौन प्रशासनिक अधिकारी है इस चीज की स्वीकृति नहीं दी? उन्होंने इस बात का धरना लगाने के लिए, समझो ना इसको, बोल रहे हैं पैरा टीचर्स ने धरना लगाने के लिए विधिवत स्वीकृति मांगी 24 तारीख से। क्या उन्होंने विधिवत स्वीकृति मांगी? उस अधिकारी ने स्वीकृति क्यों नहीं दी, इसकी जानकारी तो कम से कम करके बताएं। ये तो उनका राइट है, इसको कैसे आप रोक सकते हो? अगर इतना बड़ा अधिकार है तो कैसे संभव है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन पैरा टीचर्स और शिक्षा, 1 मिनट उसके बाद बोल रहे हैं, इनको तो जवाब देने ये दे देंगे उसी में जवाब। ये शिक्षा सहयोगी और पैरा टीचर्स की हालत बहुत खराब है, इनके बारे में सोचना चाहिए, इनको छुट्टियां वगैरह ये कुछ देनी चाहिए, ये मैं इनसे कहना चाहता हूँ। तो आंसू बहा रहे हो झूठे, सरकार भी तुम्हारी ओर पूछ रहे हो। आप भी करेगा मुंह बढ़ा के बात करें क्या? अध्यक्ष महोदय, कोई सहानुभूति नहीं है तुम्हारी उन्हें शिक्षा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, SC/ST के कितने पैरा टीचर्स आपने? सच्चे आंसू तो आप ही बहाते हो, इम्प्लीमेंट करो। सच्चे आंसू तो आप ही बहाते हैं। घोषणा करो रंगकर्मियों के लिए, और टोटल पैरा टीचर्स के लिए घोषणा करो। अरे इनका जवाब आने दो ना। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के आरक्षण का ध्यान रख के बोलना मंत्री जी। की एसोसिएशन के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से और मेरे से मिलने आए थे और उनकी पूरी बात हो गई, वो सेटिस्फाइड होके गए। वो स्वयं ये बात कह रहे थे कि राजस्थान की तुलना में अन्य प्रदेशों में शिक्षा सहयोगियों को और अन्य पैरा टीचर्स को मात्र 800 रुपए प्रतिमाह दे रहे हैं। आप सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान में दे रहे हैं और केवल राजस्थान में ही राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत ने इसी पवित्र सदन में ये घोषणा की जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर वो अपनी रिप्लाई दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था। माननीय मंत्री जी, एक बात का जवाब चाह रहे हैं। मैं दे रहा हूँ ना, सीधी बात कहोगे, इनको इजाजत मांगी नहीं दी। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने साफ कहा था कि 4 साल तक का जिनको अनुभव प्राप्त हुआ है उनको हम 3rd ग्रेड टीचर्स बनाएंगे। इस बात से सेटिस्फाइड होकर के वो चले गए, उनका धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आज माननीय सदस्य प्रश्न उठा रहे हैं, केवल इसका राजनीतिक लाभ देना चाहते हैं कि हमने हल्ला किया इसलिए 4 साल के अनुभव के आधार पर हमने ये करवा दिया। ये बात धरने की अनुमति क्यों नहीं थी, ये बताओ। तो ये बता दो मंत्री जी। असंतोष नहीं है और गुजरात वगैरह में इनकी सरकार जहाँ पर है वहाँ मात्र 44 बात कर रहे हो। माननीय मंत्री जी, बात करते हो आप खुद जो है कि आप धरने की अनुमति क्यों नहीं थी? ये उचित नहीं है। क्या बोल रहे हो? आप तो ये बता दो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। माननीय मंत्री जी, सिर्फ एक सेंटेंस का जवाब मांगा, आपने इतना लंबा भाषण दे दिया। सिर्फ सीधी सी बात है कि ये पूछ रहे हैं कि अगर इन्होंने स्वीकृति मांगी आपसे कोई धरने की, सरकार से स्वीकृति मांगी क्या, मांगेगी तो इनकार किया क्या, इनकार किया तो क्यों किया? ऐसा है उपाध्यक्ष महोदय, ये सवाल शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं है, जिला प्रशासन से संबंधित है। चूंकि वो हमसे सेटिस्फाइड हो गए इसलिए मेरी जानकारी तो ये है, उन्होंने पूरे राजस्थान मेरी जानकारी के अनुसार वो हमसे बात करके सेटिस्फाइड हो गए, इसलिए आगे कोई प्रश्न नहीं उठता। वो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री से पूछा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पॉइंट पूछा है कि इन्होंने आरक्षण का ध्यान रखा कि नहीं रखा शिक्षा कर्मियों के अंदर। माननीय मंत्री जी जवाब तो दे दो। उपाध्यक्ष महोदय, का शेड्यूल ट्राइब के साथ न्याय करना चाह रहे हो क्या? यार वो बोल रहे नाम, हमने न्याय किया है इसके जवाब दो मेरे को। आरक्षण का ध्यान रखा के अंदर आपने मेरे को। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो दिशा निर्देश विरोधी बातें पालन करे हो, उन्होंने बाकायदा यहाँ परमिशन धरने के लिए दी। आपने कह दिया, उन्होंने जवाब दे दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये आपका काम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चले गए। उपाध्यक्ष जी, आप तो मंत्री जी जवाब दो। क्या उन्होंने जिला कलेक्टर को वापस लिख के दिया है कि हम धरना नहीं देना चाहते? संतोष जी का मतलब है कि वो लिख के दे जाए, आपको लिख के दे गए सर, ऑर्डर को लिख के दिया है कि हम धरना नहीं देना चाहते, आपने परमिशन नहीं दी। प्लीज
ऑर्डर में लाइए। मदन दिलावर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण सूचना मैं आपसे दे रहा हूं और आप मेरी बात से सहमत होंगे। पूरा राजस्थान भयंकर अकाल की स्थिति से गुजरा है। पश्चिमी राजस्थान के 5 जिले और वहां के किसानों ने बड़ी मुश्किल से गेहूं की फसल बोई थी और 15 मार्च से बंदी की जा रही है। उसकी वजह से कम 400 करोड़ की खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद हो जाएगी उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि राज्य सरकार को आप निर्देशित करें कि पंजाब से, चाहे बीबीएमबी से, चाहे केंद्र सरकार से बात करके कम से कम एक बारी पूरी सभी किसानों को मिले, जिससे कि कम से कम 300-400 करोड़ रुपए की खड़ी फसल बच सके और वहाँ का किसान जिसने अपना सारा आउटपुट लगा दिया उसने इनपुट कर दिया। वित्तीय बात यही तो हुई और क्या बात हुई? क्या हुआ सर? यही तो हुई कि क्या नाम वित्तीय फसल। तो आप उनको निर्देशित करो ना। ये तो बहुत पूरे पश्चिमी राजस्थान के 5 जिले प्रभावित हो रहे हैं इससे। अन्य सदस्य, उपाध्यक्ष महोदय, कल के बाद में छुट्टी हो जाएगी। फसल नष्ट हो गई, काश्तकारों को राहत मिलनी चाहिए। एक पानी की बारी मिलनी चाहिए, एक पानी की बारी मिलनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी की बारी मिलनी चाहिए। एक आप खुद किसान है, अब आखिरी पानी नहीं मिलेगा तो कम से कम ईमानदारी से 20 से लेकर 40% की फसल है वो तबाह हो जाएगी। आप चाहे किसी विशेषज्ञों से पूछ लीजिए कि जब दाना तैयार हो गया। आप बिराजी, एक मिनट। प्रॉब्लम ये है आपकी, आपने पर्ची दी, आई नहीं, इसलिए अब आप बोलना चाह रहे हो। नहीं, ये गलत है सर। बोल लेना, इसको ही आप गलत मान दो। ये आप इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय। माननीय डॉक्टर राम प्रताप जी, ये बहुत गंभीर प्रश्न है, आप इसको डाइल्यूट करें। मैं सुनिए, मैं आपको निश्चित रूप से अलाउ कर देता यदि आप पर्ची नहीं देते थे। आपने पर्ची दी, पर्ची नहीं आई, माननीय 15 और सदस्यों की पर्ची नहीं आई, आपको अलाउ करने का मतलब और 15 सदस्यों को, उनके इतने इंपॉर्टेंट इशू होगा जब उन्होंने पर्ची दी है। आप समझिए, सुनिए इस बात को। यदि आप पर्ची नहीं देते और आप क्या नाम इसको देते तो आई वुड हैव अलाउड यू, बट क्योंकि आपने पर्ची दी, रिजेक्ट हुई है, और क्योंकि आप पर्ची नहीं आई इसलिए आप बोलना चाहते हैं, आई विल नॉट अलाउ। श्री मदन दिलावर। उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले का सांगोर नगर मेरे अटरू विधानसभा क्षेत्र का पंचायत समिति मुख्यालय भी है। वहाँ पर कल 4 बजे कुछ वहाँ के मुसलमान बंधुओं ने जुलूस के रूप में इकट्ठे होकर के जुलूस निकालना चाहा, और जुलूस निकालने से पहले श्रीमान पहले जो वहाँ बाजार में दुकानें थी उन दुकानों की बिजली के तार तोड़े, टेलीफोन के तार तोड़े, ट्यूबलाइट्स फोड़ी, और फिर उन्होंने जुलूस जब निकालना प्रारंभ किया तो सबसे पहले उन्होंने निशाना बनाया हिंदुस्तान को और कहा कि इस हिंदुस्तान के बारे में अनेक प्रकार के ऐसे अपमानजनक शब्द कहे जिनको यहाँ मेरे लिए कहना संभव नहीं हो रहा है श्रीमान। ये क्योंकि वो अश्लील शब्द थे इसलिए मुझे यहाँ नहीं कहना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे माननीय सदस्य को ये कोई अच्छी बात लगती है कि ऐसी बातें कह रहे हैं? आगे ये जिंदाबाद नारे, ये कि अच्छी बात थोड़ी है, मुर्दाबाद की बात कर रहे हैं। ये सब जो है माननीय फर्जी बात कर रहे हैं सर, इसलिए आप इनको ऐसे शब्द कहने से लागू मत करिए। प्रोटेक्ट अरे गाजी का थाना जी, उन्होंने जो बोला मुसलमानों ने वो कह रहे हैं। माननीय मेरे भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहता है। ये क्यों भावना भड़काते हैं आप माननीय सदस्य? ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। एक मिनट श्रीमान, ये पवित्र सदन है, ये आपको एक ही काम है क्या? सांप्रदायिकता की बात करते हैं। राजस्थान में हो, ये आप भी चाहते हैं कि ये गुजरात रहे हो, इतना तो समझदारी से काम लेना चाहिए। माने आप यहाँ बोल रहे हैं, काम ले लिया कि आपने थोड़ी है, खड़े हो जाते हैं हिंदू मुसलमानों के झगड़े हो, बात करते हैं। अरे हिंदुओं को संभव नहीं है। चाहते हो क्या आप हिंदुओं को मारना ही चाहते हो? कौन एक बात सुनिए, भारत आपने हिंदुओं का ठेका ले रखा क्या? आप ही अकेले हिंदू है क्या? हम नहीं है क्या हिंदू? क्या बात बोल रहे हैं? एक माहौल बना रखा है। अरे भाई जबरदस्ती का एक माहौल बना रखा है। मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जहाँ बोला गया है उनके लिए कहा जा रहा है, तुम क्यों भड़क रहे हो? कोई नहीं
को पुरस्कार देना चाहते ऐसे लफ्ज कोई नहीं बोलता जो आप कह रहे हो। गद्दारों को पुरस्कार देना चाहते हो। कोई बात नहीं, माननीय सदस्य, ऐसे लफ्ज कोई नहीं बोलता है। आप जो बात कह रहे हैं उसको और अच्छे ढंग से कहा जा सकता है, और अच्छे ढंग से कहा जा सकता है, जिससे फालतू की उत्तेजना। मैं उत्तेजना नहीं फैलाना चाहता। मैं किसी को उत्तेजना फैलाने के लिए मैं किसी को उत्तेजित करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ श्रीमान। यदि मेरी बात में 1% भी गलत निकल जाए तो मुझे चाहे जो सजा इस सदन दे सकता है। मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ श्रीमान कि 4 बजे जो हथियार लेकर लोग निकले और जिन्होंने जो इस प्रकार का दृश्य पैदा किया है, उससे पूरे क्षेत्र में एक दहशत का वातावरण है। और मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, लेकिन मैंने इसकी पुष्टि के लिए अपने रामू जी माननीय विधायक बैठे हैं यहाँ, मैंने कहा आप एसपी साहब से बात करो। ये बात हुई कि नहीं? एसपी साहब से इन्होंने बात की और एसपी साहब ने स्वीकार किया इस बात को कि ऐसी घटना वहाँ हुई है। मैंने वहाँ के पत्रकार से इनको सीधी बात कराई, रामू जी से, रामू जी बात करो कि ये घटना हुई कि नहीं हुई। इन्होंने सारी बात की उनसे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और मेरी बात को स्वीकार करेंगे। इन्होंने जो कहा ये भी बताएंगे कि इनकी वहाँ क्या क्या बात हुई टेलीफोन से। श्रीमान, ये कोई पहली घटना नहीं है। आज से 2 वर्ष पूर्व भी जो प्राथमिक वहाँ का सेकेंडरी स्कूल है, उसमें वंदे मातरम का गान होता था। वहाँ के कुछ असामाजिक मुस्लिम गुंडों ने स्कूल पर हमला कर दिया और वहाँ के हिंदू बच्चों के साथ मारपीट की, सिर फोड़ डाला। वहाँ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मलाना डूंग में इस प्रकार की घटना होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। मेरा आपसे निवेदन है, जो इस प्रकार से इस हिंदुस्तान के लिए अपमानजनक नारे कहे हैं, अपमानजनक शब्द कहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मुझे जानकारी मिली है यहाँ से निर्देश गए हैं कि जिन्होंने भी ऐसी करतूतें की है उनको मुहर्रम तक हाथ मत लगाना। क्या मतलब है? मुहर्रम ना आए जहाँ तक हिंदुस्तान को जला डालें, मुहर्रम ना आए जहाँ तक हिंदुस्तान के लिए अपमानजनक बातें करते रहे। एक लफ्ज कोई हिंदुस्तान के लिए गलत कर देता है ना, तो हमारे देश के सैनिक खून बहा देते हैं, उसकी जान ले लेते हैं, अपने उपाध्यक्ष महोदय, न्यौछावर कर देते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं 2 रोज़ पहले सांगोद जाके आया हूँ और वहाँ पर सामाजिक समरसता बिल्कुल बनी हुई है, सामाजिक सौहार्द बिल्कुल बना हुआ है। सब लोग एक साथ बैठ कर के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। कोई इस तरीके से जैसे माननीय विधायक जी, माननीय सदस्य जो अटूट आने वाले हैं, निश्चित रूप से ये सही है कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट है वो, लेकिन जो विचार इनका है वो विचार सांगोद का नहीं है। वहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण है, जिसको आप जो गलत बयानी कर रहे हैं, जो बयान आप कर रहे हैं वो शायद सही नहीं है। श्रीमान, मैं 2 दिन पहले की चर्चा नहीं कर रहा, मैं कल 4 बजे से 7 बजे के बीच की चर्चा कर रहा हूँ। हम चाहते हैं वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा रहे, हम मिलजुल कर रहें। एक भारत माँ के पुत्र हैं, इस धरती का सब अन्न खाते हैं और इस माता का, भारत माता का आदर हम सबको करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा श्रीमान, ऐसा नहीं हो रहा। खत्म हुई बात। मेरा निवेदन खत्म हुई प्लीज। मेरा निवेदन अभी पूरी नहीं है श्रीमान, पूरी नहीं हुई है। शांत रहने सांगोद। खैर मदन जी, हाउस में झूठ बोलते होंगे इसकी तो नहीं कह रहा, लेकिन आज जो इन्होंने बात कही है वो 100% सत्य कही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सदस्य, आप अपनी पर्ची पर बोलो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी का क्या कर रहे हैं? मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी का, चिकित्सा मंत्री जी, अरे बाद में कर लेना, हमारी सुन लो थोड़ी सी। सकता ऐसी जगह ध्यान लगा हुआ है जो ध्यान हट नहीं सकता। बाद में कर लेना, ये ट्रांसफर की बात है। ट्रांसफर की बात है तो आप देख लो, ट्रांसफर की बात है, ये आपके वक्त का मामला है। वो क्या कह रहे हैं वो सुनो और देख लो। अरे रामू जी क्या कह रहे हैं? राजेंद्र चौधरी आके पढ़ ले, ट्रांसफर का मामला है। अरे यशवंत रामू क्या कह रहे हैं? आओ देख लो, व्यापार ट्रांसफर मामला है। कोई दूसरी शंका व्यक्त थोड़ी कर रहे हैं। ये आपके वक्त के डांबर घोटाले के कागज है। अरे ट्रांसफर घोटाला करो, उद्योग धंधा करो, पर वो सुनो, वो आपके
उपाध्यक्ष महोदय, आकर्षित कर आपका सब्जेक्ट है। चिकित्सा मंत्री जी माना ये सुंदर है, पर उनसे हम भी बदसूरत रही, हमारी तरफ भी ध्यान दे लो थोड़ा सा। ममता जी, ऑर्डर बोलिए प्लीज। मैंने कहा माना वो सुंदर है, हम भी बदसूरत रही, हमारी तरफ भी ध्यान घटा लो थोड़ा सा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी का, और चिकित्सा मंत्री जी ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है। आप पहले मुद्दा उठाया, आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिससे डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक औरत की जान चली गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संगीता चतुर्वेदी, उम्र 35 साल, निवासी जयपुर, 19 नवंबर 2002 को जहरीली वस्तु खाने के कारण एसएमएस में 5 बजे एडमिट हुई, और 5 बजे एडमिट होने के बावजूद 17 घंटे तक कोई भी सीनियर डॉक्टर इनको देखने तक नहीं गया। इसके सबूत जेपी ऋषि जी का मोबाइल नंबर है 9829, माननीय मंत्री जी नोट कर लें इसको आप, 15133, और माननीय बीडी महेश्वरी जी का नंबर है 9829050205। परिवारजनों ने ये भर्ती होने के बाद कि हमारा पेशेंट सीरियस है, जेपी ऋषि जी को 8 बार फोन किया, माननीय बीडी महेश्वरी जी को 4 बार फोन किया, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ी जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है, ये एडमिशन और डिस्चार्ज रिपोर्ट है। इसमें पृष्ठ 5 पे बताते हैं वो कि उनकी 10:15 पर मृत्यु हो गई 20 तारीख को, और पृष्ठ 6 पर उसका इलाज चल रहा है। पृष्ठ 6 पर उसका इलाज कर रहे हैं, आप चाहे तो मैं टेबल कर दूं, और ये बता रहे हैं कि 7:30 से और 9:30 बजे जो फर्जी इन्होंने किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले इनके परिवारजन, उन्होंने इस पर जांच बिठाई, और जांच भी किसको बिठाया? इनके जूनियर डॉक्टरों को। आप बताइए माननीय चिकित्सा मंत्री जी, आपकी कोई कंपाउंडर वो आपकी जांच बिठाते तो आपका क्या रिपोर्ट देगा? वो क्या न्याय करेगा? मेरी आपके सदन के माध्यम से मांग है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष जी, एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कह दिया कि डॉक्टरों की लापरवाही से वो मर गई। मेरा निवेदन है कि 2 साल पहले की घटना याद दिला रहा हूँ मैं। उपाध्यक्ष जी मेरी बात सुनिए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता कुंवर नटवर सिंह जी का भतीजा यशवंत सिंह रामू। माननीय अरुण सिंह जी प्लीज, ये बोल रहे हैं ना उपाध्यक्ष महोदय, ये बात यही कह सकते हैं, इसमें क्या तकलीफ? 4 महीने हो गए इस बात को, 4 महीने से इनकी रिपोर्ट दर्ज हुई मोती डुंगरी थाने में। 4 महीने से लगातार चक्कर खा रहे हैं ये, लेकिन आपका डिपार्टमेंट इनको कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा रहा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, इस पे कान पे आप भी नहीं रखें, और इस पे उन डॉक्टरों से जांच ना कर किसी जज से या किसी भी कमेटी से, विधानसभा कमेटी से ऐसी जांच कराएं जिससे जो दोषी व्यक्ति हैं उनको कम से कम सजा मिले। और आप इस हाउस में आश्वासन दें, क्योंकि मेरे साथ घटना हुई आज से 2 साल पहले, मेरे रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ना तो वो चोर पकड़ा गया, ना कोई वो रिपोर्ट आई बताई मेरे को। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरा भी अंकित मत कराओ। मंत्री जी जवाब दिलाइए साहब, हर चीज का मैं जवाब। महोदय, एक उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि ये पर्ची से मामला आया है, मैं माननीय एक मिनट नदबई से आने वाले माननीय सदस्य से पूरी तथ्यों की जानकारी लेकर और इनसे बातचीत करके आगे कार्रवाई लगा था
उसमें आपने लिखा है कि श्रीमती संगीता चतुर्वेदी प्रकरण में गठित समिति द्वारा जांच की जा रही है। माननीय सदस्य, आप ये बताइए जूनियर डॉक्टर क्या सीनियर की बात करेंगे? माननीय यशवंत सिंह जी, उन्होंने कह दिया कि आपसे बात करके जो भी होगी उसकी जांच करा दूंगा, फिर बचा क्या? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये सरकार बहुत डींग मारती है कि ये कानून नियम से चलने वाली सरकार है, किंतु मैं मात्र अभी 2 सरपंचों का, वैसे तो ऐसों सैकड़ों हजारों प्रकरण हैं घोटाले और गबन के, लेकिन 2 सरपंचों का, जो एक थानागाजी पंचायत समिति अलवर जिले का है और एक राजगढ़ पंचायत समिति अलवर जिले का है, विधानसभा में प्रश्न भी लगाया गया है। कांग्रेस सरकार के समय सरपंच का अविश्वास होने पर न हटाना तथा हाईकोर्ट के फैसले की कोई परवाह नहीं। सरपंच है कानेटी का श्री बंशीराम मीणा, पंचायत समिति है रैणी और जिला अलवर। अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ 22/3/2002 को और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो जिला परिषद में डीआरडीए में पीडी हैं वो स्वयं अधिकारी थे। मतदान की तिथि 17/4 और मतदान में भाग लेने वाले 14 पंच, उसमें से 12 ने अविश्वास प्रस्ताव को के पक्ष में वोट दिया। अविश्वास पक्ष में गिरे सिर्फ 2 मत। हाईकोर्ट द्वारा परिणाम पर स्थगित किया गया 15/4/2002 को और उसके बाद हाईकोर्ट द्वारा परिणाम घोषित 30/5/2 को। अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित। न्यायमूर्ति श्री कर्ण सिंह राठौड़ के द्वारा यह अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में और उसके बाद डबल बेंच को 31/10/2002 को और दोबारा से अपील की स्थिति में और सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को हाईकोर्ट ने मान्य कर दिया। इस प्रकार से हाईकोर्ट के बाद भी और अब तक उस सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को किस प्रकार से दबाया गया है, मैं संक्षिप्त जानकारी आपको दे रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज मंत्री जी ने अविश्वासी सरपंच का हाईकोर्ट से अविश्वासी का फैसला होने पर भी नवंबर 2002 में फाइल दफ्तर दाखिल के आदेश पारित कर दिए तथा बंशीराम सरपंच की कुर्सी कायम रखी है। यह कांग्रेस सरकार की मनमानी प्रतीत होती है और हाईकोर्ट की अवमानना है। इसके संबंध में एक प्रकरण है जो इनके गबन घोटालों की और हाईकोर्ट की प्रतिलिपि है। दूसरे सरपंच है माननीय उपाध्यक्ष महोदय आगर पंचायत समिति थानागाजी, वहाँ के गबन घोटालों के संबंध में वहाँ के जनता ने बेवा को लूटा गया है। बेवा धापा काना बलाई ढाणा निर्माण के लिए 22,005% की राशि 22.5% राशि मंजूर हुई, जो ढाणा नहीं बनाया गया और राशि हड़प ली गई। सरिया वाइफ भौरा मीणा ढाणा निर्माण के लिए 22.5% की राशि मंजूर हुई, ढाणा निर्माण नहीं हुआ, राशि गबन कर ली गई। लाडा बेवा कजोड़ मीणा, यह भी इसी प्रकार से ढाणा नहीं बना, राशि मंजूर हो गई, सरपंच ने चेक उठा लिया लेकिन और ढाणा नहीं बना। रतन वाइफ ऑफ चैना बलाई ढाणा निर्माण के लिए उसी प्रकार से, इस प्रकार से मात्र जो लाभ मिलता है उसको गबन कर गए सरपंच साहब उठा करके। इसी प्रकार से ST SC का BPL का जो लाभ है गेहूँ है वो उठा ले गए। और सरोज पत्नी हरि सिंह उस मात्र लाभ नहीं मिला, 500 रुपये उठा लिए गए लेकिन उनमें बेवा को नहीं मिला। राजीव गांधी पाठशाला, बहुत चिल्लाते हैं ना शिक्षा मंत्री जी, बहुत चिल्लाते हैं राजीव गांधी पाठशाला का, सुनिए आपका कर्म और कुकर्म। राजीव गांधी पाठशाला भवन के TFC से 2,13,000 रुपये मंजूर हुए थे, जिसमें 1 लाख रुपये सरपंच ग्राम पंचायत आगर को मिले, जिसमें से 39,115 रुपये का फर्जी बिल वाउचर लगाकर रोकड़ में भर लिया। मौके पर न तो कोई निर्माण किया हुआ है और न कोई सामान लाया गया। यह राजीव गांधी पाठशाला की दुर्गति है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खटीक देवता से शमशान होता हुआ हनुमान नाले की ओर 1,45,000 रुपये MP कोटे से मंजूर हुए और इसका 1,08,000 सरपंच ने उठा लिया, कोई निर्माण नहीं हुआ। सेवा का गुवाड़ा रोड दोस्ती के बहाने 2,0880 रुपये निजी आय से फर्जी बिल वाउचर लगाकर रोकड़ भर लिया, जिसका कोई हिसाब नहीं है। पांची मेवा, इस प्रकार से लगभग 10 घटनाएं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षिप्त में कम समय में, और प्रार्थियों ने जो ST SC के हैं, OBC के हैं, कलेक्टर को कहा, PD को कहा, वहाँ SDO को कहा, वहाँ BDO को कहा, मुख्यमंत्री जी को लिखा, मंत्रियों को लिखा, और इतना ही नहीं, अंत के मैं पैराग्राफ पढ़ के माननीय उपाध्यक्ष महोदय सुनाता हूँ। श्रीमान जी, उपरोक्त सभी को की फर्जी बिल वाउचर लगाकर रोकड़ भर्ती भर ली गई, राशि हड़प कर दमन कर लिया गया। श्रीमान जी, तारीख 10/12/2002 को PD साहब जो अलवर के PD है, बाबूलाल सरपंच से पूछे
उन्होंने पूछा कि भाई तू फर्जी बिल वाउचर लगाकर रोकड़ क्यों भर लिया और मौके निर्माण क्यों नहीं करवाया। तब बाबूलाल सरपंच बोला कि साहब मैं बैंक से रुपए निकलवा लाया था और उन रुपयों को सारी जनता के सामने गांव में उसने कहा पंचायत केंद्र पर उन रुपयों को मैं घर में खर्च में काम ले लिया, इसलिए मैं निर्माण नहीं करवा सका। और बाद में ऑडिट आ गई तो मैं ऑडिट करवाने के लिए रिकॉर्ड को लेकर थाना गजी पंचायत समिति चला गया। जब ऑडिट वाले बोले कि तेरे खिलाफ रिकवरी निकलेगी, दो पंक्तियां तो हो गया ना, बहुत ये पीडी साहब ने जनता के सामने बयान लिए चाहते क्या जो बोल दो ना। और लगभग 15 लाख का घोटाला ST SC और OBC के लोगों का हुआ। न पीडी साहब कार्रवाई कर रहे, न कलेक्टर साहब कार्रवाई कर रहे और ये सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि दोनों सरपंच कांग्रेस के हैं। कांग्रेस वालों को धपाधप लूट करने की आदत है, क्योंकि अंतकार पछताएगी जब सरकार जाएगी। छूट लूट सके तो लूट और लूट सके तो लूट। अब इसकी जांच करवाएं और उस सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करें। मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय पर्ची के माध्यम से आपको यही निवेदन है। क्रिया के नियम 131 के अंदर श्री राजेंद्र राठौड़ नोट किया है माननीय राजेंद्र राठौड़। शिवनारायण जी विराजे हैं और इनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हुई है, इसलिए वह उनको जानकारी करना चाहिए, देना चाहिए कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। माननीय सदस्य सदन के श्री राजेंद्र राठौड़। मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैं विधानसभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के तहत योजना मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूँ। माननीय योजना मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्मिक के 2 अंकेक्षण प्रकोष्ठ विभाग के आदेश क्रमांक P2 प्रकोष्ठ A का के 2 अंकेक्षण प्रकोष्ठ 90 दिनांक 15/7/1991 के अनुसार एवं कार्मिक के 2 अंकेक्षण प्रकोष्ठ विभाग के परिपत्र क्रमांक F2 प्रकोष्ठक 1 कार्मिक के 2 अंकेक्षण प्रकोष्ठ 91 दिनांक 25/8/98 के अनुसार राज्य अधीनस्थ सेवा के पद जिनके लिए तकनीकी योग्यता अभियांत्रिकी डिग्री डिप्लोमाधारी हैं पर तदर्थ आवश्यक स्थायी नियुक्तियां केवल आयोजना जनशक्ति एवं गजेटियर्स विभाग द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची में से ही की जाएंगी। रोस्टर में कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जनशक्ति विभाग से प्राप्त करके उक्त प्रणाली के अनुसार आवश्यक अस्थायी नियुक्तियां की जा सकेंगी। अभियांत्रिकों का नियमित नियुक्तियों करने हेतु संबंधित विभाग, बोर्ड, निगम आदि द्वारा नोटिस बोर्डों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र आदि में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करने के साथ साथ आयोजना जनशक्ति एवं गजेटियर विभाग से 15:1:5 के अनुपात में मेरिट सूची के नाम अनिवार्य रूप से मंगवाए जाएंगे। मेरिट सूची में इस हेतु कोई भी नाम उपलब्ध न होने की स्थिति में आयोजना जनशक्ति एवं गजेटियर विभाग द्वारा संबंधित विभाग, निगम, बोर्ड को तदनुसार सूचित किया जाएगा। इसके पश्चात ही संबंधित विभाग, निगम, बोर्ड सूचना पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्रों आदि में विज्ञापन के आधार पर उपलब्ध नामों में से नियमानुसार नियुक्त कर सकेंगे। वर्ष 1995-96 से 1999-2000 तक जनशक्ति एवं गजेटियर निदेशालय में पंजीकृत बेरोजगार अभियंत्रिकों की मेरिट सूची के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा 2148 डिग्री डिप्लोमा अभियंत्रिकों को नियुक्ति प्रदान की गई। विभागवार विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है। इसी अवधि के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा जनशक्ति एवं गजेटियर विभाग से बिना सूची प्राप्त किए 1070 डिग्री डिप्लोमा अभियांत्रिक की सीधी भर्ती की गई तथा 775 अभियांत्रिकों की नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गई। विभागवार विवरण परिशिष्ट ख पर संलग्न है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग का कोटा पूरा किए बिना भर्ती के संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा 90 अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी गई, जिसका मुख्य कारण विभाग द्वारा ये बताया गया कि उन्हें अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों की आवश्यकता थी, जबकि आयोजना जनशक्ति विभाग द्वारा उपलब्ध सूची में ऐसे अभ्यर्थी शामिल नहीं होते हैं।
केमिकल अभियांत्रिक शाखा में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने के कारण सामान्य वर्ग में से नियुक्ति दी गई। राजस्थान के मूल निवासी बेरोजगार अभियांत्रिक स्नातकों एवं डिप्लोमाधारियों को रोजगार में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से फरवरी 1968 में ये निर्णय लिया गया था कि जनशक्ति विभाग में ऐसे सभी राजस्थान के मूल निवासी अभियांत्रिकी स्नातकों एवं डिप्लोमाधारियों की सूची रखी जाए, जिससे उनके बारे में संपूर्ण सूचना उपलब्ध रहे। ये निर्णय भी लिया गया कि समस्त विभागाध्यक्षों को ऐसे निर्देश जारी किए जाएं कि अभियांत्रिकों का समस्त तदर्थ एवं अस्थायी पद जनशक्ति विभाग में संधारित रोस्टर में पंजीकृत व्यक्तियों में से भरे जा सकें। तभी से ये व्यवस्था जनशक्ति विभाग द्वारा कायम रखी गई है। कालांतर में एवं खास तौर से गत कुछ वर्षों में अभियांत्रिकों की सरकारी नियुक्तियों की संख्या में कमी आई है। अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन एवं निजी क्षेत्र के विस्तार के कारण निजी क्षेत्र में अभियांत्रिकों के नियोजन के अवसर बढ़े हैं। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं में नियुक्ति का विनियमन तथा स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण अधिनियम 1999 एवं राज्य सरकार द्वारा नए पदों के सृजन पर